सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः सामान्य अध्ययन का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, प्रधान शिक्षक के लिए पूरे 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच कौन सा समिति या आयोग ने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग ने। जी हाँ, सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में गठित किया गया था। जी हाँ, 1983 ईस्वी में इस आयोग का गठित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया, जी हाँ, राजेंद्र सिंह सरकारिया ने इसकी अध्यक्षता की और 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग की स्थापना किए। किस लिए? तो केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है वो प्रकाश संश्लेषक वर्णक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन सा जो है रेशेदार प्रोटीन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेटीन। जी हाँ, कैरेटीन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जी हाँ, टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। जी हाँ, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ही टाइफाइड बुखार होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। जी हाँ, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह जो है 9400 और 000 यानी कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 94 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 94 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका में इसका अधिकांश भाग जो है उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि यह उत्तरी अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां जो था वो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है 9 नंबर का, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट है 10 नंबर का, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जी हाँ, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻⁻6 मीटर। जी हाँ। नेक्स्ट है 11 नंबर का, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रव्य तरंग। जी हाँ,
वह श्रव्य तरंग होगी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। इनपुट और आउटपुट के बीच के समय क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्न अराउंड टाइम। जी हाँ, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है 13 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक यूनिटी कम्युनिटी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गरुड़। जी हाँ, गरुड़ को ही कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी। जी हाँ, गरुड़ को। नेक्स्ट है 14 नंबर का, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बार। जी हाँ, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन एक बार किया गया है। जी हाँ, 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में यह संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर का, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है। जी हाँ, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विपद। जी हाँ, इसी को द्विनाम पद्धति भी कहते हैं और द्विनाम पद्धति जो है लीनियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, यह 16 नंबर का प्रश्न कुछ लंबा प्रश्न है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक है, ए और बी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसके लिए सही कथन जो है वो है ऑप्शन ए, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। जी हाँ, दोनों गोलक एक ही साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। विमीय सूत्र ml⁻⁻1 t-2 किसके तदनुरूप है। जी हाँ, विमीय सूत्र जो ये दिया गया है ml-1 t-2 तो किसके तदनुरूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता गुणांक का। नेक्स्ट है 18 नंबर का, किसी सामग्री पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, LD50। जी हाँ, LD50 कहलाता है। 19 नंबर का है, लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। जी हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह थे चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य। तो ये चाणक्य किसके समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है 21 नंबर का, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के तहत। नेक्स्ट है 23 नंबर का, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का,
जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जी हाँ, जल का जो सर्वाधिक घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है 26 नंबर का, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका में। नेक्स्ट है 27 नंबर का, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने। जी हाँ, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को कहा जाता है और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा ही हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत आया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था मेगास्थनीज। जी हाँ, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है 29 नंबर का, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? जी हाँ, अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट है 31 नंबर का, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 32 नंबर का, 1487 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? जी हाँ, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्थोलोम्यू डियाज ने। जी हाँ, बर्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट है 33 नंबर का, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, टेलीफोन का आविष्कार। तो दोस्तों टेलीफोन के जो आविष्कारक थे वह थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जी हाँ, टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है 34 नंबर का, एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशियन गेम्स का जो मेज़बानी करने वाला पहला देश जो था वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अपना देश भारत। एशियन गेम की मेज़बानी जो सबसे पहले किया वह किया भारत। नेक्स्ट है 35 नंबर का, भारतीय अर्थशास्त्र में शिथिल काल क्या है? जी हाँ, भारतीय अर्थशास्त्र में शिथिल काल क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी जून। नेक्स्ट है 36 नंबर का, ब्याज की दर और उपभोक्ता के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इरविंग फिशर ने। नेक्स्ट है 37 नंबर का, दागना पद्धति यानी कि घोड़ों को दागना और चेहरा का प्रारंभ किसने किया था? दागना पद्धति यानी घोड़ा को दागना और चेहरा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 38 नंबर का, किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर का, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। जी, दिल्ली सुल्तान का शासन जो शुरू होता है वो 1206 ईस्वी से शुरू होता है। 41 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती?
जी हाँ, नीचे जो खनिज दिया गया है इसमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रायोलाइट में। जी हाँ, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है 43 नंबर का, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, कलिंग की राजधानी जो थी वो थी तोसाली। नेक्स्ट है 44 नंबर का, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? जी हाँ, जब ज्वालामुखी सक्रिय होता है तो उसके द्वारा कौन सा झील बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, ज्वालामुखी झील। नेक्स्ट है 45 नंबर का, हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप। नेक्स्ट है 46 नंबर का, पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में क्या शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजैव और जैव कारक। जी हाँ, अजैव और जैव दोनों कारक पर्यावरण में सम्मिलित है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। 47 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेयरीज। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरीज कहते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 49 नंबर का, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 36 द्वीप समूह है। 50 नंबर का प्रश्न, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर से। जी हाँ, प्रिंट करके हम लोग हार्ड कॉपी को निकालते हैं, हार्ड कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर का, नापे किसका एक प्रकार है? जी हाँ, नापे जो है किसका प्रकार है? सही आंसर ऑप्शन बी, वलित संरचना का। 52 नंबर का प्रश्न है कि किसमें युग्म कोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? युग्म कोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं किसमें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा को। जी हाँ, टेरिडोफाइटा समूह को ही प्रोथैलस कहा जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिट्रस। 54 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? जी हाँ, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष बांटा जाता है। कहाँ बांटा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है 55 नंबर का, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंग सान सू की के द्वारा। नेक्स्ट है 56 नंबर का, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ओरवेल। जी हाँ, जॉर्ज ओरवेल। नेक्स्ट है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं था? जी हाँ, कौन हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिल शाह। जी हाँ, आदिल शाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है 58 नंबर का, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? तो दोस्तों जब जंग लगता है तो लोहे का वजन जो है बढ़ता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
नेक्स्ट है 60 नंबर का, सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। अम्ल के लिए समान तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जी हाँ, जितने भी अम्ल है सभी में हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाल्टन। जी हाँ, डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है 62 नंबर का, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। क्यों भिन्न है? पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें लॉक प्रणाली है, यानी कि जल पास है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम जो है सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है 66 नंबर का, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? जी हाँ, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, JS। जी हाँ। नेक्स्ट है 65 नंबर का, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वह शील्ड कहलाता है या उसी को ढाल कहते हैं। नेक्स्ट है, जी हाँ, इसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है, 5 मैथ और 5 रीजनिंग रहेगा। तो अब 66 नंबर का जो प्रश्न है वह मैथ से है। तो यहाँ देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, 18 ग्राम जो है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 18 बटा 7.2, तो इसमें 1000 से जब गुना करेंगे तो इस पे 2 शून्य बैठ जाएगा और इसमें गुना कर देंगे 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा और ये आ गया यहाँ पे 18 और 7.2 ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को बदल दिए ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। जी हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 18 से 72 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4। 4 से जब भाग देंगे 1 में तो पहले दशमलव बैठेगा, उसके बाद 0, तो 4 दूना 8, 2 0, 4 पचे 20, यानी कि 20 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 0.25, 0.25 ऑप्शन में देखिए यहाँ ऑप्शन बी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, कि 18 ग्राम जो है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो वह 0.25% है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। या तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी संख्या को मानना होगा। जी हाँ, तीसरी संख्या को मानना होगा, उसको मान लेते हैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। जी हाँ, तीसरी संख्या जो है 100 है, तो पहली संख्या जो है 30% कम है, तो पहली जो संख्या हो जाएगा 30% कम करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो है वो 37% कम है, तो 37% जब घटाएंगे तो वो 63 हो जाएगा। अब कहता है कि पहली से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या देखिए 63 है और पहली संख्या 70 है, तो 63 जो है कितना प्रतिशत कम है? तो जो कम रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि ऊपर में लिखा जाएगा 7। जी हाँ, 7 और कितना से? तो 70 से, तो 7/70 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0 कटेगा और 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बच गया 10। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10%। नेक्स्ट है 68 नंबर का, एक मेज 950 रुपये में खरीदकर 1140 रुपये में बेच दिया गया, बताइए इसमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो 950 में खरीदा गया और 1140 में बेच दिया गया,
यानी कि यहाँ हमें लाभ हो गया कितना, तो 50 और 50 तो हो जाएगा 100 और 140 यानी कि 190 रुपया जो है हमें लाभ हुआ। जी हाँ, 190 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जी हाँ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ हमें 190 रुपया, तो 190 गुने 100 अब बटा जो क्रय मूल्य है तो 950 रुपया क्रय मूल्य है। अब देखिए 0 से 0 काट दिए, 19 से कट जाएगा 5 बार में 95, अब 5 से कट जाएगा ये 20 बार में 20 पचे 100। इस प्रकार से 20% लाभ होगा, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कितना लाभ होगा, तो 20%। नेक्स्ट है 69 नंबर का। इसमें अनुपात का प्रश्न दिया गया है, 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। यानी कि जिसका अनुपात 2 है तो ये दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 3/5 और 2 और 5/3 ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 15। तो 5 को पढ़ेंगे 3 बार, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये 3 पचे 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी कि जो अनुपात जो होगा, हमारा अनुपात जो होगा वह होगा 9:30:25। जी हाँ, इस अनुपात में पैसा मिलेगा सभी को। तो यहाँ कह रहा है दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। तो दूसरे श्रमिक का देखिए टोटल 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30, अब बटा टोटल लिखेंगे 25 और 9 मिला के होता है 34, 34 और 30 64, यानी कि 30/64। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अब इसमें क्या कह रहा है कि टोटल कितना है, तो 6400 रुपया है, तो गुना कर देंगे 6400 से। अब इसको कट करेंगे तो 64 से एक बार में कट जाएगा, यानी 100 बार में 6400। अब 30 में गुना हो जाएगा 100 से, तो 30 पर डबल शून्य बैठ जाएगा, यानी कि 3000। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3000 रुपया। जी हाँ, तो दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा, 3000। नेक्स्ट है 70 नंबर का। 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी या 5 औरतें, यानी कि 3 आदमी जो है, 3 मैन जो है वो 5 वोमेन के बराबर है। जी हाँ, 5 वोमेन के बराबर है। कहता है कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। जी हाँ, 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितना समय में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ दिया गया है कि 3 आदमी या 5 औरतें काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों 3 आदमी बराबर 5 महिला हो गया। इसी प्रकार से 6 मैन जब रहेगा तो वो 10 के बराबर होगा, 10 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो 6 और 5 कह रहा है, देखिए 6 आदमी और 5 औरतें, तो 6 आदमी और 5 औरतें मिला के वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 आदमी और 5 महिलाएं, तो 6 और 5 ये 6 आदमी, तो 6 आदमी जो है 10 महिला के बराबर है, और 5 महिला और रहेगी, यानी कि टोटल 15 महिलाएं हो गई। जी हाँ, टोटल 15 महिलाएं उस काम को कितना दिन में कर पाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। जी हाँ, मैन और डे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि M1 जो है M1 गुने D1 हो जाएगा 5 गुने 12। जी हाँ, 5 गुने 12, 5 गुने 12, और M2 और D2, तो M2 का मान है 15 और D2 का मान हमें निकालना है। तो 15 जो है देखिए यहाँ 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 12 4 बार में। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 दिन होगा। नेक्स्ट है
71 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ जो शब्द दिया गया है रैंकिंग, तो रैंकिंग के जो अक्षर दिया गया है RANKING, उसके प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए इंक जो है INK, तो देखिए INK इसमें मिल रहा है। रेन जो है RAIN भी मिल रहा है, और किंग में KING भी मिल रहा है। देखिए KING मिल रहा है, लेकिन एक्टिंग में जो है ACTING, इसमें C नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि नीचे अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उसके एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है, कौन सा विषम है उसको पता करना है। कौन सा विषम है उसको पता करना है। तो इसमें देखिए कि इसमें बीच में जो है ई है जो वोवेल है, बीच में आई वोवेल है, ओ वोवेल है, लेकिन इसमें टी देखिए वोवेल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ RTP। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि एक लीप वर्ष में होते हैं कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो दोस्तों लीप वर्ष में जो होते हैं वो होते हैं टोटल 366 दिन। तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, जब 52 में गुना करेंगे 7 से 52 सप्ताह, तो 52 गुने 7, तो 2 सते 14, हाथ में रहा 1, 5 सते 35, 1 36, यहाँ होता है 364 दिन, अब प्लस 2 दिन तो 366 दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है, तो बताइए कि PEA को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ APE को लिखा जा रहा है 369, तो यहाँ पूछा जा रहा है PEA को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए P को लिखा गया है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और E को लिखा गया है 9, तो 9 लिखेंगे, और A को लिखा गया 3, तो यहाँ 3 यानी कि 693 जहाँ होगा वही आंसर होगा, और 693 देखिए ऑप्शन बी में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 3 और यहाँ 27 है, तो 3 का क्यू 27 होता है, उसी प्रकार से 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू 64 होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 64। जी हाँ, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।